और गांधी जी की एक बात ये थी कि जो ये कहा जाता है उनके साथ समय के बड़े पाबंद थे। तो समय का जो है वो उनका बड़ा मूल्य था, वो जानते थे कि समय बहुत मूल्यवान है। एक बार कोई उनसे मिलने के लिए आया और थोड़ा सा देर हो गई, समय था शायद 5 मिनट या 10 मिनट का समय था। गांधी जी की घड़ी रखी रहती थी। वो जब चुप 3 मिनट रह गए थे, उनका समय हुआ। क्या ये फोन करना, आवाज आ रही है? जब 3 मिनट समय हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। गांधी जी ने घड़ी उठाई, कहा भी मेरा समय हो गया, बात के गांधी जी अपने काम से तुले। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय का विशेष ध्यान रखूं। और आज मुझे निर्देश हुआ था कि मैं कुछ गांधी जी की विचारधारा के बारे में कुछ कहूंगा, लेकिन इससे पहले पांडे जी जो है इतना विस्तार से तत्वज्ञान के बारे में बता चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में और विचार, इसके आचरण में, व्यवहार में और सोच में कोई फाक नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो उनके बारे में जब हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं, जीवन के प्रसंगों के बारे में जानते हैं, तो उनके विचारों के बारे में समझ में आ जाता है। गांधी का समय, गांधी जिस कालखंड में रहे, दुनिया के लगभग सभी बड़े विचारकों से वो टकराए, सभी के विचार उन्होंने आत्मसात किए और अपने कार्य में उन्होंने उनको अनुभव के साथ प्रयोग करते हैं। उन्होंने खुद कई जगह कहा है कि उनके ऊपर एक खास तौर से जो असर रहा, जैसे हम भी देखते हैं कि भाई गांधी जी जिस वक्त अफ्रीका में थे, अभी पांडे जी ने बताया, और उनका जो पूरा बनना, गांधी का बनना, जो कि 1 साल के जगह थे, लेकिन 1 साल की जगह 21 साल तक अफ्रीका में लगाए, वहां गांधी बने। तो उस आंदोलन के दरमियान जब वो वहां उनके कुछ आपसी मुकदमा का जो मसला था, वो तो गुजराती, क्योंकि गुजराती जानते थे, और उनके जो काउंसिल थे, वकील थे दादा अब्दुल्ला के, उनके वकीलों को जो गुजराती में लिखे हुए जो एग्रीमेंट थे उनको पत्र समझाने के लिए वो गए थे। उनका उस तरह का सीधा काम नहीं था, लेकिन वहां गए और वहां रह करके उन्होंने वो ज्यादा काम की, वो वहां के लोगों की समस्याएं समझी, जो नक्सलवेद था और उनके जो एक्ट थे, इस तरह के जो कानून बन रहे थे उस वक्त, उन कानूनों के चलते गांधी जी को वहां बुलाना पड़ा। बाकी लोगों की कहने को रुके और कई तरह के दुर्पट्टी होती। तो वहीं उस वक्त के जो बड़े विचारक थे, देखिए ये 1844 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ चुका है। 1849 में थोरो का प्रसिद्ध निबंध सिविल डिसोबीडियंस आता है, जिसमें कि थोरो ने ये कहा है कि राज्य की का जो चरित्र है, राज्य का चरित्र अपने आप में हिंसक है, हिंसा राज्य के चरित्र के अंदर है, इसलिए राज्य की वैसी बातें जो हमारे खिलाफ होती हो हमें नहीं माननी चाहिए। गांधी ने उस विचार को वहां से लिया, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। और हमारे यहाँ जब नमक सत्याग्रह हुआ, सभी अवज्ञा, वहां पर गांधी ने शुरू किया। दूसरा महत्वपूर्ण असर जो गांधी के ऊपर पड़ा था, वो महत्वपूर्ण असर था जॉन रस्किन की किताब जो है अनटू दिस लास्ट। इसके अंदर के आखिर तबके तक जो वंचितों का जो भी कुछ है, अंत्योदय की जो अवधारणा है, ये गांधी ने वहीं से ली। और उसके साथ साथ एक और खास बात थी, वो ये थी कि जो वेजेस है, जो मूल्य है, वो एक लेबर का जो मूल्य है, वो ये नहीं है कि एक वकील है उसका लेबर ज्यादा है, वो सब मनुष्य का जो श्रम है वो बराबर मानते हैं। ये रस्किन से गांधी ने जो है इस बात को लेकर के अवधारणाओं को लिया है अनटू दिस लास्ट। और गांधी को इसके बारे में जो है उनको सबसे पहले जो फॉलक ने बताया था, फॉलक उनके साथ काम कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तीसरा बड़ा और प्रमुख जो असर उनके ऊपर जो उन्होंने को स्वीकार किया है, वो टॉलस्टॉय का रहा है। टॉलस्टॉय का एक प्रसिद्ध निबंध है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और उसके अलावा गांधी जब वहां थे लंदन में बीच में दक्षिण अफ्रीका से गए वहां की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए, तो वहां भी उनको जो है इसके बारे में टॉलस्टॉय का एक बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक थी अ लेटर टू हिंदू,
तो इन सब के बारे में गांधी के मैं चीजें भी विचार अपने लिए और उनको आत्मसात करके आगे बढ़े। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं कि गांधी के यहाँ जो हिंसा और अहिंसा का सवाल था, ये एक रणनीति भी थी। गांधी एक रणनीतिक रूप से अभी कोई यहाँ की जो कानून था कि ये कानून इस बात के लिए बन रहा था कि वहाँ के जो एशियाई लोग हैं उनके अंगुली के छापे लिए जाएंगे, उनको एक पास अपने पास रखना पड़ेगा और उस पास को रख करके वहाँ चलेगा। तो उसके खिलाफ लोगों को उन्होंने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, उनके बीच में आंदोलन की शक्ल में वो बढ़ गए। और जब बाद में गांधी को लगा कि नहीं, उनके साथ वहाँ स्मट ने ये कहा था कि नहीं, हम इस कानून को वापस ले लेते हैं, हम वापस ले गए। और गांधी ने फिर और आप दूसरे तरीके से इसको एग्रीमेंट करें, हम दूसरा बिल लाएंगे। गांधी तैयार हो गए। गांधी ने कहा कि हमें अपने दुश्मन पर भी भरोसा रखना चाहिए। दुश्मन क्या थे? अंग्रेज थे कि नहीं, हमें उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और गांधी ने उनके ऊपर भरोसा रखा। यहाँ तक कि जिसका जिक्र भी पांडे जी ने किया है कि जब बोर ब्रिटिश वार था तो गांधी ने वहां पर अंग्रेजों की मदद की, उनके पक्ष में रहे, और रेड क्रॉस में तो फिर उन्होंने उसके साथ काम किया ही पूरा लड़ाई के दरमियान। ऐसा हुआ नहीं, दूसरा बिल आया और दूसरे बिल में भी यही बात आई कि आपको फिंगरप्रिंट देने हैं, और गांधी खुद सबसे पहले चले जाते हैं फिंगरप्रिंट देने के लिए। तो उनके साथ धोखे होते रहे, वो उसको फिर सुधारते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे। उसी दरमियान दूसरा जो प्रमुख, असल में गांधी को जब हम समझते हैं, गांधी के सारे विचारों को, तो उसके लिए हमें हिंद स्वराज की तरफ देखना पड़ेगा। गांधी के सारे विचारों का जो मूर्त और ठोस स्वरूप है वो हिंद स्वराज के अंदर है। हिंद स्वराज के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो, चूंकि वो उस वक्त आ रहे थे लंदन से लेकर वापस आ रहे थे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका, तो जहाज में रहते हुए 1909 में उन्होंने एक गुजराती में लिखा था। जब वो लंदन में थे तो लंदन में कुछ भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में भी थे, तो आए थे क्या उस वक्त, बल्कि श्यामजी कृष्ण वर्मा और इनके साथ यहाँ तक कि सावरकर भी उनके संपर्क में थे लंदन में। गांधी उनसे मिले थे और उन लोगों ने गांधी को जो है ये, तो उनकी जो सशस्त्र क्रांति का जो रास्ता था, गांधी उससे विचलित थे। तो इन तमाम सवालों को देखते हुए तब उन्होंने हिंद स्वराज इसकी जो है कल्पना की, और वो बड़ी खूबसूरत किताब है जिसके अंदर की हर चीजें जो है, सिर्फ हर सवाल जो भी पक्ष है कि भी हम सशस्त्र क्रांति करना चाहते हैं, तो गांधी जी उसका जवाब देते हैं ये नहीं हो सकता। उसमें वो राज्य के बारे में बात करते हैं, राज्य कैसा है, आधुनिकता के बारे में बात करते हैं, सभ्यता के बारे में विचार करते हैं कि सभ्यता कैसी होनी चाहिए, और भारतीय सभ्यता उनसे पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में गांधी के अपने अलग अलग तरह के विचार हैं। वो वहाँ वकालत के पेशे के बारे में कहते हैं कि ये पेशा बहुत खराब है, और ये पश्चिमी आधुनिकता है, ये बहुत खराब है। और इसके बारे में कि भाई ये कहा गया उनसे, ये भी कि भाई जो इतिहास ये बताता है कि जो संघर्ष हमेशा, जो पावरफुल आदमी है, जो शक्ति है, शक्तिशाली विजित होता है। तो गांधी ने कहा कि जवाब दिया उसको, नहीं ये सच नहीं है, हमारी इतिहास की सोच, इतिहास की धारणा गलत है। इतिहास सिर्फ युद्धों का, आक्रांताओं का, योद्धाओं का विवरण नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हमेशा युद्ध ही चलते रहते। इतिहास जो है वो मानवता का, मनुष्यता का और करुणा का रास्ता दिखाता है, इसलिए हमें इस तरफ चलना चाहिए। ये गांधी का कहना था। तो ऐसे विशाल आदमी जिनके बारे में उनका पूरा दर्शन और अपने कर्म के साथ साथ वो आगे बढ़ते, अपने काम यहाँ भी जब आए तो उन्होंने उसी तरह से काम किया। अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका सबसे बड़ा बेटा, जबकि वो जब पहली बार अफ्रीका गए थे, उसके बाद वो 1994 जो दोबारा हिंदुस्तान आए, अपने परिवार के साथ ले गए, तो सबसे बड़ा बेटा उनका हीरा लाल जो है, उसको उन्होंने अपने साथ बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए, दूसरे के बच्चे को भेजा। वो उसके अंदर एक विद्रोह भी पैदा हुआ हीरा लाल को, तो वो हीरा वो उसमें कई गांधी साफ साफ कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ ये किया। और उनके जीवन पर मराठी में तो बहुत खूबसूरत एक उपन्यास जो है वो दिनकर जोशी का लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद सूरज प्रकाश ने किया, जिसका नाम जो है उजाले की परीक्षाई है। और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, ये अलग बात है कि 1948 में ही गांधी की जब मृत्यु हुई, उसके लगभग 5-6 महीने बाद जो हीरा लाल वो भी खत्म हो गए थे। उनका जीवन पूरा गांधी के एकदम बाद में उलट जाता है, एकदम एक बिल्कुल एक दूसरा स्याह पक्ष है, दूसरे तरह का जीवन जो आदमी के अंदर गया।
तो ये भी उनके साथ रहा। और गांधी के अंदर ही अपने बेटे के प्रति जब एक अजीब तरह की कुछ चीज थी, वो ये कहते थे मेरा पहला बेटा है, ये दरअसल मेरी वासना की संतान है। गांधी के अंदर एक गिल्ट लगातार निरंतर चलता रहा, और शायद उनका पूरा व्यक्तित्व जो है एक उस गिल्ट के साथ साथ आगे बहुत सारे उनके कुछ फैसले और डिसीजन इस तरह के रहे हैं जिनसे हो सकता है कि हम सहमत न हो, लेकिन गांधी के अपनी ईमानदारी में कोई भी शक, संदेह, शुबहा नहीं हो सकता है। उस वक्त जिसका जिक्र किया, गांधी उस वक्त नौखारी में थे। कलकत्ता जहां उससे कुछ साल पहले, 1 साल पहले डायरेक्ट एक्शन देकर इतना बड़ा कत्ल-आम हुआ था, और जब हमारी आज़ादी के समय जब सब जगह जो सुलग रही थी सांप्रदायिकता में, गांधी की मौजूदगी जो है, सिर्फ उसकी मौजूदगी भर एक जगह वहां पर ऐसी थी कि उनके बारे में एक भी बूंद जो है सांप्रदायिक दंगे की वहां पर नहीं हुई। तो कुछ ना कुछ तो उस आदमी के अंदर ताकत, बहुत बड़ी ताकत। हम लोग गांधी को समझने में हमेशा भूल करते हैं, और जीवन के अलग अलग प्रसंगों में हम लोग अपनी जवानी में होते गांधी हमें पसंद नहीं आते, बचपन में हो हम और चीज सीखते लगता है गांधी पता नहीं क्या बात करते हैं, और जब हम और आगे जाकर के गहराई से समझते हैं तब गांधी के भीतर का मर्म समझ में आने लगता है। गांधी हमेशा आपके जीवन में भी आप अपने आप देखिएगा, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाए, ग्रो करेंगे, गांधी की जो छवि है आपके मन में, गांधी के जो कृत्य हैं, उन कृत्यों की जो अवधारणा है, उसके पीछे की चीजें हैं, वो भी बदलती चली जाएगी। तो गांधी इस तरह से अपने आप भी ग्रो नहीं हुए, वो हमें भी निरंतर ग्रो करते, हमारे भीतर सोचने और समझने की नई ताकत और ऊर्जा देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिस पर आज जितना कुछ लिखा गया है, इतनी ज्यादा किताबें गांधी के ऊपर और गांधी के साथ आए हुए लोगों के ऊपर, गांधी का अपना जो लेखन है जिसके 100 से ज्यादा खंड जो है वो गांधी वाङ्मय के पूरे हैं, करीब 5-10 हजार से ज्यादा किताबें। अगर आप गांधी के ऊपर आप गूगल सर्च करिए और उसमें जो है गांधी के ऊपर किताबों के बारे में करिए, उसको डाउनलोड करना शुरू करिए, तो आपकी 10-15 MB से ज्यादा बड़ी फाइल आपकी भी भर जाएगी। और लोकसभा आर्काइव में चले जाइए आप, और वहां से आप डाउनलोड करिए, तो आपका डाउनलोड पूरा नहीं हुआ, इतना बड़ा उस आदमी का उसके ऊपर किया गया काम है। और हम बहुत आसानी के साथ, एक हंसी के साथ उसको के कृत्य को जो है गांधी को हम भुला देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ तो गांधी के अंदर था। तो क्या था ये हमें अनुभव करते हैं, और आने वाले वक्तों में जब अगर आइंस्टीन की जिस बात को कहा था कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो कभी भी यकीन नहीं कर सकेंगी कि हाड़ और मांस का एक ऐसा आदमी हमारे बीच में था, इतना साधारण सा आदमी जिसने जो काफी अपने अपमान से, हर आदमी अपमानित हो सकता था, उसके अंदर डर बैठ जाता, उसके अंदर कुछ और चीज बैठती, वो उसको रिवाइव करके एक पूरी जातीय अस्मिता के सवालों को लेकर के और आगे बढ़ करके चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। गांधी का जीवन जो है, जो अगर आपको मैं कुछ और कुछ हिंदी में जो उपलब्ध कुछ जरूरी किताबें हैं जो गांधी के जीवन पर आधारित, एक तो गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, उसको आप देख सकते हैं। ये जिसका मैंने भी जिक्र किया, ये गुजराती किताब, इसका हिंदी अनुवाद दिनकर जोशी का सूरज प्रकाश ने किया है, अंधेरे की परछाई, ये हिंदी में उपलब्ध है। और इसके साथ साथ जो अभी पिछले साल जो है अलका सरावगी का एक उपन्यास गांधी और सरला देवी चौधरानी, इनके बीच के लंबे से लंबा एक व्यवहार था और पत्र व्यवहार है, उस पर बेस्ड ये चीजें भी रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से जो है मेरा ख्याल है समय बहुत हो गया है, मैं आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद, आभारी हूँ, मुझे मौका दिया गया इस बात करने का। आप इसको में बहुत सारे महावीर गौतम बुद्ध से अगर मैं शुरू करूं तो श्रृंखला खत्म नहीं हुई, बहुत सारी महाविभूति ने जन्म दिया। आज 2 अक्टूबर के दिन हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना योगदान दिया। महात्मा गांधी का नाम विस्मरणीय है। पूरे विश्व को महात्मा गांधी के द्वारा नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए प्रेरित किया गया। महात्मा गांधी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया और बापू
राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर को जैसा कि और वक्ताओं के द्वारा बताया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी जो का दिवस है वो शहीद दिवस मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं की अगर हम बात करें तो बचपन में राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, श्रवण कुमार इन सभी की कहानियों से महात्मा गांधी का जो एक बच्चे का जैसा एक कोमल हृदय होता है उससे प्रभावित हुआ। उनकी माता जी जो थी वो भी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी जो कि वैदिक साहित्य, भगवद गीता, भगवद पुराण, विभिन्न धर्मों में चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबल हो, इन सब की जो अच्छी बातें थी उनका अध्ययन उनकी माता जी करती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर पड़ा। राजकोट में प्रारंभिक शिक्षा हुई, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया। 16 वर्ष की उम्र पर पिताजी का निधन हुआ और 1891 में कानूनी शिक्षा प्राप्त करके महात्मा गांधी उन्होंने अपनी कानूनी शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की। 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए और वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थीड रंग भेद का शिकार हुए। He was insulted, he was beaten and he was kicked। और इस सब का प्रभाव ये हुआ कि वो एक महात्मा के रूप में उभर गया। जिस समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने वहां पर निवास के दौरान नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना वहां पर करी थी। यूट्यूब में भी आ रहा है ना ऐसे फिनेक्स करके उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इंडियन ओपिनियन करके उन्होंने एक अपना अखबार निकाला जिसमें अपनी विचारधारा को लोगों के सम्मुख लाते थे। और अहिंसा और सत्याग्रह को गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सबसे पहले प्रैक्टिस किया और एक युद्ध गोर और इंग्लैंड और गोवा युद्ध हुआ गोवा जाति के बीच में। और इस युद्ध में महात्मा गांधी का ये रोल रहा कि उन्होंने 1100 स्वयं सेवकों को की एक एम्बुलेंस की एक कोर टीम टाइप की बनाई और उस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसमें कि हर हिंदुस्तानी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था साउथ अफ्रीका में और उस पास को हमेशा अपने साथ रखना पड़ता था। गांधी जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उनको साउथ अफ्रीका में सफलता प्राप्त। Always believe that a small body of determined spirit fired by unquenchable faith in their mission can alter the course of history. This was the belief of Gandhi. A noted historian, J.B. Kripalani, once said to Babu, "You may know all about Bible, you may know all about Gita, but you don't understand history." Never has a nation been able to free itself without violence. You must understand this. इब्राहिम ने कहा कोई भी देश बिना वायलेंस के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करता। इतिहास से आप इसको सीखें। गांधी जी replied, "You know nothing about this." Mr. Kripalani, the first thing that you have to learn from history is that because something has not taken place in history doesn't mean it cannot take place in the future. This was the indomitable spirit of this man. In 1915, 1915 में महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए। गोपाल कृष्ण गोखले was the political group of महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया हिंदुस्तान आने के लिए और गांधी जी हिंदुस्तान आने के बाद सर्वप्रथम भारतीयों को
जो कुली बनाकर एक विदेश भेजने की परंपरा थी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, ये सारे गांधी जी ने प्रारंभिक चरण में सफलताएं प्राप्त। जब वो भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को समझने का प्रयास किया और उसके बाद वो भारतीय राजनीति में शुरुआत में जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से कहा कि अगर आप आजादी में हमारी मदद करेंगे तो हम स्वशासन के स्तर पर आपको बेटर गवर्नमेंट फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुआ और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को ठेंगा दिया, जिससे गांधी जी नाराज हुए। गांधी जी ने ब्रिटिश सेना का सार्जेंट कहा गया, केसर हिंद की जिन्हें उपाधि दी गई, जो प्रारंभिक जीवन में सहयोगी थे अंग्रेजों के, तो धीरे धीरे अंग्रेजों से दूर होने लगे, जिसका एक बड़ा कारण था रॉयट एक्ट। अंग्रेजों ने रॉयट एक्ट पारित किया जिसमें न अपील, न वकील, न दलील, किसी भी व्यक्ति को उस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता था। उस व्यक्ति को न अपील करने का अधिकार था, न दलील करने का। तो गांधी जी रॉयट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत आंदोलन, इन मुद्दों से धीरे धीरे अंग्रेजों से दूर होते गए। खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी को एक अच्छा अवसर ये मिला कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वो काम कर सके, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में टर्की के साथ जो ट्रीटी ऑफ सीवर्स हुई थी उसमें जो खलीफा है, जो कि मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसी शर्त में अंग्रेजी सेना का साथ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि टर्की के हितों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जीतने के बाद अंग्रेजों ने जो ट्रीटी ऑफ सीवर्स करी उसमें अंग्रेजों ने टर्की को, उसके खलीफा को सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद ही टर्की का मॉडर्नाइजेशन हुआ और मुस्तफा कमाल पाशा, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, अतातुर्क, द फादर ऑफ तुर्क्स, उसने गद्दी में आने के बाद टर्की का मॉडर्नाइजेशन किया और उसने खिलाफत या खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। लेकिन उससे पहले गांधी जी अंग्रेजों की इस तरह की नीतियों से विमुख हो गए थे और उन्होंने सहयोगी की भूमिका निभाई और 1920 में अपना असहयोग आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन मीन्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों का सहयोग न करने का। और ये आंदोलन बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो रहा, लेकिन तभी बीच में एक घटना घटी चौरी चौरा हत्याकांड, जिसमें 30 पुलिस वालों को एक पुलिस थाने में जला दिया। गांधी जी काफी अहिंसा के पुजारी थे, 22 मार्च को उनको इस बात से बड़ा और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन की सफलता के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि साउंड द ऑर्डर ऑफ विक्ट्री when public enthusiasm was at its boiling point, was at its very highest point. It was no less than a national calamity. असहयोग आंदोलन को वापस लेने को सुभाष चंद्र बोस नेशनल कैलेमिटी, एक राष्ट्रीय आपदा है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में आ गया। उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन करने के बाद कुछ समय तक भारतीय राजनीति में, हालांकि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, लेकिन फिर भी गांधी जी थोड़ा सा राजनीति से दूर हुए और उस टाइम को लेते थे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। और इसी क्रम में उन्होंने फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और 1942 में अपना सबसे बड़ा आंदोलन जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अंग्रेजों ने बिना हिंदुस्तानियों से पूछे हिंदुस्तानियों को दिल्ली विश्वयुद्ध में छाव दिया, जिससे गांधी जी नाखुश हुए, कांग्रेस के पहले लीडर नाखुश हुए
और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जिसको उन्होंने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। तो गांधी जी और अन्य, चाहे वो मॉडरेट्स ऑफ गांधी हो, चाहे वो उग्र विचारधारा के नेता हो, चाहे वो रिवॉल्यूशनरी हो, क्रांतिकारी हो, इन सभी के प्रयासों से अंततः वो 1947 में हमको आजादी प्राप्त हुई। 1948 30 of January, गांधी जी ने लिखा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, आई एम बीइंग सेव्ड फ्रॉम proverbial jaws of death 7 times. I have not hurt anyone. I consider no one as my enemy, but still 7 lifetimes have been made. गांधी जी ने कहा कि मैं 7 बार बच गया हूं, मेरी इच्छा है कि मैं 125 वर्षों तक जीऊं। 1946 पुणे में गांधी जी ने एक बात कही है। 2 days before his death, 1948, Gandhi ji wrote, if I am to die in the good, I must do so willingly. There should not be any anger within me. The name of God should be in my lips and in my heart. On 30th January 1948, 5:17 p.m. Birla House, Nathuram Godse, a fanatic Hindu, shot Gandhi thrice point blank on his chest. As the father of the nation ebbs away, his last words were, "He Ram, He Ram, He Ram." At the age of 78, 5 months, 15 days, India attained freedom. Mahatma Gandhi. 6 p.m. 1948, All India Radio announced the death of Mahatma Gandhi. And the famous speech by the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, an extempore speech in which he addressed the nation and said, "Comrades and friends, light had gone out of our life. Gandhi ji left us. John Bernard Shaw wrote about the death, and he says it shows how dangerous it is to be good. How dangerous it is to be. गांधी जी 20वीं शताब्दी के ऐसे चिंतक थे जिनका चिंतन संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक, अनिवार्य है। लेकिन उनके चिंतन पर चलना असंभव अगर नहीं भी है तो कठिन तो होगा। हम उनके नाम की मूर्तियां बना सकते हैं, हम उनके नाम पर सड़कें रख सकते हैं, हम उनके नाम पर पुरस्कार रख सकते हैं, लेकिन उनके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्वतंत्रता की बहुत जल्दी हुई और स्वराज के प्रति उनकी जो कंसेप्ट था, उनकी जो विचारधारा थी, वो बिल्कुल स्पष्ट। वो स्वशासन के पक्षधर थे, वो स्वराज्य के पक्षधर थे, वो सुशासन के पक्षधर थे, वो नैतिकता के पक्षधर थे, वो सर्वोदय के पक्षधर थे। उनकी विचारधारा क्रिस्टल क्लियर थी कि आजादी के बाद भारत किस तरह का राष्ट्र बनेगा और आजादी का सही अर्थ में हमारे लिए क्या मायने है। अन्य पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनकी
को लेकर उतनी क्लियर नहीं थी। और यही कारण है कि भारत की आजादी के बाद 1947 में जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, गांधी जी इस शोर शराबे से नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा की आग उठा रहे। तभी बीबीसी के एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि आप स्वतंत्रता के बारे में कुछ कहिए, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि यह वो आजादी नहीं है जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, प्रयास किया है। और अब दुनिया को बता दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आता। तो गांधी जी का जो स्वराज है, जो शासन है, जो सर्वोदय है, जो एजुकेशन को लेके उनके कंसेप्ट, वो सारे क्लियर थे। और बापू जो है दिल्ली की भंगी बस्ती में ठहरते थे, वो लंदन की गरीब बस्तियों में ठहरते थे, रेल के तीसरे डिब्बे में वो सफर करते थे, थर्ड क्लास में। और जीवन भर उन्होंने एक चादर का प्रयोग किया। उनकी जो संपत्ति थी वो एक चादर, एक कटोरी, एक टूटी फूटी चम्मच, एक घड़ी, एक बकरी, चश्मा, बस। सेवाग्राम आश्रम में एक रात एक दार्शनिक रोमिया रोड़ा गांधी जी के साथ रात बिताई। और उन्होंने अगले दिन लिखा कि गांधी की इस कुटिया में न्यूनतम चीजें इस्तेमाल के लिए रखी गई हैं और वो जीवन की अधिकतम जरूरतों को पूरा करती है। न्यूनतम चीजें रखी गई हैं और वो जीवन की अधिकतम जरूरतों को पूरा करती है। गांधी जी ने खुद कहा, द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स डिजायर। हमें आज अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा और इस लोभ और लालच की सभ्यता से हमें कैसे बचना है, यही बहुत बेहतरीन कलेक्शन, मुश्किल। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सर, वेरी नाइस। गांधी जी के जीवन से कुछ चीजें जो सीखने की हैं, उसमें सबसे पहली चीज है उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। गांधी जी खुद ही इसका नाम एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। और जो एक्सपेरिमेंट होता है इज लाइकली टू फेल। वो तो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो कह ही नहीं रहे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है। वो कह रहे हैं ये मेरा प्रयोग है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पहली चीज उनके जीवन से सीखने की है कि यू शुड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। और गांधी जी ने ये किया। एक नींव पर चलने की हमारी आदत बन गई है और अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। सफाई को लेकर गांधी जी का पूर्वाग्रह था, कस्तूरबा गांधी को भी जबरदस्ती भेजते थे, एक्सपेरिमेंट था, गलत हो सकता है। गांधी जी ने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में खुलेआम अपनी किताबों में वो उनका एक्सपेरिमेंट था, गलत भी हो सकता है, हम उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रयोग था। क्यों करें? जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और इसी क्रम में एक्सपीरियंस लोग हर मोड़ पे रुक रुक के समझते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। तो आपको प्रयोग करना है और उन प्रयोगों से सीखना है। सेकंड चीज गांधी जी की एक और थी कि नेवर प्रिटेंड एनीथिंग व्हिच यू योरसेल्फ हैव नॉट डन। उस चीज को आप प्रिटेंड ना करें जो आप खुद नहीं करते। और बहुत सारी ऐसी कहानियां उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने जो चीज वो नहीं करते थे उसको प्रीच नहीं किया। उनका ऑडियो और वीडियो दोनों के बीच में कनेक्शन था। ऐसा नहीं है कि वो कहते सोना बोल, वो कहते वही थे जिसको वो खुद अपने जीवन में उतारते थे। ये चीजें हमें गांधी जी के जीवन से सीखती हैं कि हम जो बोले और जो करें एक सामंजस्य। और यही कारण है कि गांधी जी को फॉलो करने वाले लोगों में या उनकी संख्या या उनकी फहरिस्त उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे वो मार्टिन लूथर हो, चाहे हो ची मिन हो, चाहे ओबामा हो, ये सारे लोग महात्मा गांधी से हमारा अब्दुल गफार नाम हो, सभी महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते थे।
ये उस व्यक्ति की ग्रेटनेस है। दूसरा, गांधी जी वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ हिज कंट्री, ऑफ हिज कल्चर। उन्होंने हमेशा अपनी सभ्यता और संस्कृति से एक प्राउड फीलिंग के साथ वो रहे। जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बक्सा पैलेस गए, किंग जॉर्ज पंचम के सामने गए, तो एक धोती और ऊपर से कुछ नहीं पहना हुआ था। तो पत्रकारों ने पहले कहा कि आप कैसे राजा से आप मिलने जाने ऐसे कैसे चल जाएगा और इतने कम कपड़ों में आप क्यों हैं? गांधी जी ने sarcastically कहा कि मेरे बदले के कपड़े भी राजा ने पहने। तो ये एक हौसला होता था। हालांकि मिस्टर चर्चिल ने गांधी जी से उस स्थिति में जिसमें वो कहते हैं कि वो मिस्टर चर्चिल ने गांधी को कहा, उन्होंने मना कर दिया था गांधी से, लेकिन गांधी जी को शिको, क्योंकि गांधी जी ने कभी अपनी सभ्यता और संस्कृति को किसी से कम नहीं आता। एक और चीज इस अवसर में बताना चाहूंगा कि गांधी जी के द्वारा जो लेटर्स लिखे गए, जो चिट्ठियां गांधी जी ने लिखी, उसकी एक ब्रांच है जिसको गांधीयाना कहा जाता है। पूरी एक ब्रांच है उसपे, वो ग्रंथ जो गांधी जी ने लिखे हैं या गांधी जी की फिलॉसफी के लोगों ने लिखे हैं। और जो हम कहते हैं कि कागज बचाओ बर्बादी ना करो, तो गांधी जी हफ्ते में एक दिन मौन व्रत रखते थे, और उस मौन व्रत के दिन अगर उनकी कोई मीटिंग होती थी तो जो चिट्ठियां गांधी जी के पास आती थी उन चिट्ठियों को पहले लिफाफा है, उस लिफाफे में होता एड्रेस है, अंदर से उसमें गांधी जी नोटिंग देते थे। और माउंटबेटन के पास उस तरह के बहुत सारे लिफाफे हुए और उन्होंने बाद में उसको इंग्लैंड में म्यूजियम में रखा। तो गांधी से तो हमने सीखना ही है। हमने ये भी सीखा कि अंग्रेज हैं, they have a sense of history, they have a sense of pity। बहुत सारी किताबें हैं जिसे गांधी टॉलस्टॉय की हो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, चाहे जॉर्ज ऑस्टिन की हो अनटू दिस लास्ट, बाइबल हो, गीता हो, फिर कुरान हो, कमिटमेंट। गांधी जी ने इन सारी किताबों से सीखा और उनको अपने जीवन में उतारा। एक बात और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए ये सिखाया जाता है कि आपको वोकल, वर्बल और विजुअल स्किल होनी चाहिए। आवाज, अंदाज और अल्फाज, आवाज, अंदाज, स्टाइल और अल्फाज। गांधी जी की एक मॉरल अथॉरिटी के तहत उन्होंने देशवासी को कहा कि आपको उपवास रखना है और पूरा देश उपवास रखना है। ना इंटरनेट है, ना व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कहां से सबको सूचना मिली, लेकिन उस व्यक्ति की एक मॉरल अथॉरिटी है और ना उसमें उसकी आवाज नहीं है। आप गांधी जी के अगर ऑडियो सुन लीजिए तो आवाज बिल्कुल खटखटाती है उनकी, ना तो वो स्मार्ट है दिखने के, ना बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी अपनी बात को वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे? जनता को उनके भरोसा था, उन पर विश्वास था और गांधी जी ने इस जनता के विश्वास को अपने कृत्यों से जीता। तो ये कुछ बातें गांधी जी के बारे में मैंने कही। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा है कि generations to come will scarce believe that such a man in flesh and blood ever walked upon। तो अपनी बात को मैं यही पे खत्म करना चाहूंगा कि देव बलकर ही वो हर रोज बिखर जाता है, चंद गुस्ताख हवाओं से निकल जाता है। इन पहाड़ों से उतरकर ही मिलेगी बस्ती, इन पहाड़ों से उतरकर ही मिलेगी मंजिल, राज ये जिसको पता है वो पता है। आप तर्पण देने का मतलब भी समझते होंगे। कहने का आशय यही है कि अपने पितरों को स्मरण करने का। तो ये दिन हम सबको आज दोनों महापुरुषों को याद करने का दिन है।
ये भी एक इत्तेफाक है कि दोनों की जयंती एक ही दिन है, दोनों महापुरुष हैं, बल्कि मैं कहूँ युग पुरुष हुए हैं दोनों। और युग पुरुष जो है कभी कभी ही पैदा होते हैं, और ऐसे दोनों युग पुरुष हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि दोनों युग पुरुष हमारे ही देश में इस तरह के पैदा हुए। काफी कुछ समालोचना हो चुकी है दोनों महापुरुषों के बारे में, गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। मेरे ख्याल से इतने हमारे विद्वान प्राध्यापक हैं, इतना मुझे लगता है कि इस तरह की बातें जिस तरह की उभर के आते हैं तो बहुत ही अच्छा एक चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इतने अच्छे प्राध्यापक, इतने अच्छा ज्ञान कहीं और जगह मिल पाए। बस ये है कि छात्रों को यही बात समझ, पीछे भी कुछ छात्र बातें कर रहे हैं आपस में, बच्चों पीछे वाले थोड़ी सी बात सुने। सबसे बड़ी बात ये है कि यही मैं बार बार कहता रहता हूं कि नदी बह रही है, गंगा बह रही है, लेकिन कई लोग प्यासे रह जाते हैं। वही रह पाते हैं जो अपना ध्यान और समय पर और लाइफ को मैनेजमेंट नहीं जानते। तो मैं कह रहा था कि इतनी अच्छी बातें हुई हैं दोनों महापुरुषों के बारे में, तो मुझे ख्याल से अगर आपने ढंग से सुना होता और सुना होगा तो आपको किसी भी पुस्तक को रिफर करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, आपने देखा सभी लोगों ने कहा कि अहिंसा परम धर्म, अहिंसा ही सब कुछ। अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, ये बात जानने लायक है। कभी कभी आपको हिंसा ऐसा नहीं है, जिस चीज से भी किसी को कष्ट होता है वो हिंसा है। इसे ध्यान रखिएगा, आप वो कृत्य करें जिससे कि किसी को भी कोई कष्ट न हो। आत्मा है प्रतिकूलानी परेशान न चवासे, ऐसा कृत्य करना चाहिए जिससे कि दूसरे को किसी भी तरह की पीड़ा न हो। और आपकी फिलॉसफी, गांधी जी की फिलॉसफी, जैसे कई लोग आलोचना समालोचनाएं होती रहती है, मैंने कहा बार बार कहता रहता हूं कि दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पांडे जी ने कहा कि ये, उन्होंने कहा ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये आपको देखना है। मुझे जो उनकी सबसे बड़ी बात लगती है कि उन्होंने कहा ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज नॉट ट्रूथ। सत्य ही भगवान है, भगवान सत्य नहीं। जो ये सारे आज देख रहे होंगे, आज जो कुछ भी सब लड़ाई हो रही है, ये भगवान के पीछे ही हो रही है। तो भगवान एक है, भगवान नहीं, भाग्य नहीं, सत्य भगवान है। अगर आपने सत्य को भगवान मान लिया तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई अपने आप से खत्म हो जाए। ये बात का चिंतन करना है आपको, और इस चिंतन को यही नहीं अपने जीवन में उतारना है। आखिर में कोई भी व्यक्ति पे क्यों इतनी चर्चा होती है, इस बात को भी सोचना है, इस पर भी चिंतन करना है। जिस पर चर्चाएं जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब निस्संदेह उनकी बातों में कुछ न कुछ ग्रेविटी है और वो सीखने लायक है। और यही गांधी जी हमेशा गांधीयन फिलॉसफी सीखने लायक रहेगी। एक तरह का रहस्य बनता रहेगा लोगों के लिए कि इसमें आखिर क्या ऐसी चीज थी जिसने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया। कुछ कहते हैं जैसे कि दो पंथ थे, कुछ लोग नरम पंथी थे तो कुछ गरम पंथी थे, गरम लोग थे, लेकिन दोनों विचारधाराएं बहुत जरूरी थी। आपने देखा दोनों विचारधाराएं नहीं होती तो हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो गांधी जी को आज हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा, बहुत ही प्रैक्टिकल थे। आपके बारे में बताया जैसे गया है, बहुत ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ थे। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान। आप देखिए, दो चीजें हमारे किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, दो चीजें बहुत जरूरी होती। देखा होगा आपने कि पहले भी कई बार भूखमरी पड़ चुके हैं। जय जवान, जब तक जय जवान और जय किसान, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। और अगर हमारे किसान सुरक्षित है, हमारी खेती बाड़ी सही है, तो हम लोग बिल्कुल आनंद से रहेंगे। ये उनका नारा था, जय जवान जय किसान। तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना। आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग थक गए, मैं देख रहा हूं कोई सुनना चाहता नहीं है, लेकिन इतना ही कहूंगा, जो कुछ भी आखिर में इतने महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। इनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें।
ये हमारे आदर्श है, आइडियल। तो मैं यही कहूँगा, आज के दिन किसी की भी जयंती मनाने का असली अर्थ यही होगा और सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उन्हें ये समझे कि हम इनके जो भी रास्ते बताए गए हैं उनसे हम अपने देश की उन्नति के लिए क्या कर सकते। तो इन शब्दों के साथ आपने मुझे सुना और इतने लंबे सेशन को सुना, ये भी अपने में एक पैसेंस है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है काफी कुछ फायदा हुआ होगा आपको। मैं पुनः अपने पूरे स्टाफ का और छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और पुनः दोनों महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे पांडे जी ने पूरा डिटेल में महात्मा गांधी जी के बारे में आपको बता चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहता हूं। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन किस दिन को मनाते हैं? सोमवार। किस दिन कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। आगे भी बताना है किस ईयर में? 2 अक्टूबर 1869 में मनाया गया था। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में हुआ था। और महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? वेरी गुड। और महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था? हाँ जी, बिल्कुल राइट, सही बताया आपने। इसका मतलब आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। तो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी के बारे में वैसे तो मैंने कहा कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताइए, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। गांधी जी 23 वर्ष की अवस्था में साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे और उन्होंने कहा, आई वॉज बोर्न इन इंडिया बट आई मेड इन साउथ अफ्रीका। अर्थात मैं इंडिया में तो पैदा हुआ लेकिन साउथ अफ्रीका ने मुझे बनाया है। और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको अभी सर ने बताया था कि अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर अंग्रेजों के हुकूमत से स्वतंत्र करने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए जब महात्मा गांधी जी से कहा, तो महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी का इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1915 में भारत आ गए। और भारत में 1915 में उन्होंने जो पहला आंदोलन चलाया वो चंपारण सत्याग्रह था। और इस प्रकार से कई आंदोलन हमारे देश में हुए। अभी पांडे जी ने भी बताया। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द किन्होंने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। और महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द किन्होंने दिया? टैगोर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द ये दिया नेता